अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सियासत डॉट पी के। आज का कुछ वायरल कंटेंट और उन पर सोशल मीडिया का तज्जिया लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस वीडियो को एज यूजुअल नीचे चैप्टर्स में डिवाइड कर दिया गया है ताकि अगर आपने कोई टॉपिक स्किप करना हो तो आप इजीली कर सकते हैं। अच्छा, एक और बात मैं आप लोगों को मेंशन करना चाह रहा था कि ये जो मैं व्लॉग करता हूँ ऑब्वियसली हफ्ते में 2-3 दफ़ा करता हूँ। अब मेरा इरादा ये बना है कि मैं इसको अपने पर्सनल चैनल के ऊपर, सेपरेट चैनल के ऊपर मैं इसको लेके जाने लगा हूँ। इसका जो लिंक है वो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इसके ऊपर क्लिक करके उस चैनल को सब्सक्राइब करें और वहाँ पर इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि इस प्रोग्राम को रोज़ाना की बुनियाद पर कंसिस्टेंटली किया जाए। सबसे पहले इस खबर की तरफ चलते हैं। तलत हुसैन साहब, जिनके बारे में समझा जाता है कि वो नून लीगी हलकों के बहुत क्लोज हैं, उनकी ये एक स्टेटमेंट थी जो कि आज सुबह सारा दिन वायरल हुई हुई थी। तो मैं सोच रहा था कि ये इन्होंने स्टेटमेंट दी क्यों है। पहले मैं आपके सामने रखता हूँ। कहते हैं, अगर आप बताएंगे नहीं, आसिम चीफ, आर्मी चीफ साहब को कह रहे हैं, अगर आप बताएंगे नहीं कि इस दौरे का एजेंडा क्या है और मालूमात क्या हैं तो स्पेकुलेशन ज़्यादा होंगी। जिन दौरों से मुतल्लिक आप मालूमात छुपाना चाहते हैं, इनकी मालूमात सबसे ज़्यादा लीक होती हैं अमेरिका से। मैं लिख कर देने को तैयार हूँ कि इस दौरे की मालूमात किसी न किसी अमरीकी अखबारात में आ जाएंगी। अच्छा जी, तो अब मैंने खबर पढ़ी, मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं था क्योंकि अभी ऑब्वियसली आसिम मुनीर साहब जो हैं वो कल परेड भी होगी। परेड भी आई डोंट नो कि आपने देखी है नहीं देखी, वो भी मैं आपके सामने आगे चल के रखता हूँ। बहुत ही फ़नी किस्म की परेड थी। यानी कि अमेरिकन्स के लिए, जो कि मैं सोशल मीडिया के ऊपर मैं देख रहा हूँ, बहुत बड़ी एम्बैरसमेंट थी। क्योंकि ऑब्वियसली चाइना को समझा जाता है कि वो एक उभरती हुई सुपर पावर है और शायद अमेरिका के बराबर खड़ी होने के लिए तैयार है। आपने उनकी जो है फौजी परेड्स आपने देखी हैं, वो कितनी ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज्ड और पावरफुल होती हैं। लेकिन जो अमेरिकन परेड्स थी उधर तो समझ ही नहीं आ रही थी कि ये कर क्या रहे हैं। इट वाज सो फनी। बहरहाल वो उसका क्लिप मैंने निकाल के रखा हुआ है, वो मैं आपके सामने रख के रखता हूँ। तो मैं ये सोच रहा था कि ये नून लीगी हलकों का आसिम मुनीर साहब के हवाले से इस तरह की बात करने का क्या मकसद है। अच्छा, फिर उसके बाद अब से कुछ देर पहले सज्जाद बरकी साहब का ये वाला क्लिप जो है सोशल मीडिया के ऊपर सर्कुलेट कर रहा है। इसको सुनते हैं, फिर इस बात को आगे लेकर चलते हैं। अब आप हमेशा ब्रेकिंग न्यूज मांगा करते हैं, मैं आपको देता हूं ब्रेकिंग न्यूज आज की। हमारे जो जराए हैं, हमारे जो कॉन्टेक्ट्स हैं यहाँ पे रिपब्लिकन के साथ एंड प्रेसिडेंट ट्रम्प की टीम के साथ, हमें ये बताया गया है कि उनकी जो, और ये ओपन बाय द वे, ये उनकी कोई पब्लिक मीटिंग नहीं होगी, ये खुफिया मीटिंग होगी इनकी। उस मीटिंग में प्रेसिडेंट ट्रम्प डेफिनेटली बात करेंगे आसिम मुनीर से कि हम पाकिस्तान के साथ अच्छा रिलेशनशिप चाहते हैं, हमारा रिलेशनशिप बहुत अच्छा है पाकिस्तान के साथ, लेकिन आपको इमरान खान का इशू रिजॉल्व करना पड़ेगा। इंशाल्लाह। बिग बिग न्यूज। और अभी कल रिचर्ड ग्रैनल ने भी मुलाकात की है प्रेसिडेंट ट्रंप से। हाँ जी, और ये मैसेज हमें पता है कि इंशाल्लाह ये डेफिनेटली दिया जाएगा। और ये जहां तक हमारी खबर है, यही मैसेज आज से 1-2 हफ्ते पहले यहाँ पे जो DGISI हैं आसिम मलिक आए हुए थे, उनको भी यही मैसेज दिया गया है। अच्छा, ये सजाद बरकी ये बताए, वो आतम खान भी आपके बहुत बड़े आशिक हैं और इमरान खान के तो बहुत बड़े सिपाही हैं। वो क्या वो उनके जुम्मे लगाए हैं कि आपकी जो मजमे में आज तकरीर है ना, उसका टेक्स्ट जो है और उसकी सारी जो वीडियो है वो हमें साथ ही भेज दे ताकि हम कल को उसको भी चलाएं। इंशाल्लाह जी, मैं बिल्कुल। उसके बाद अब से कुछ देर पहले शहबाज गिल साहब का व्लॉग में देख रहा था, उसमें वो कह रहे थे कि मरियम नवाज भी जो है अमेरिका जा रही है कोई 10-15 दिन के दौरे के ऊपर। तो बहरहाल मैं डॉट्स कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, ये क्लिप मेरी नज़र से गुजरा तो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। उसके बाद मुझे इनकी जो है ना हरकतों के ऊपर मुझे मुझे कई दफ़ा फील होता है कि ये जो हरकतें करते हैं ना नून लीग वाले लोग, कई दफ़ा ये डेस्परेशन इनकी शो करता है। यानी कि अब आप अंदाज़ा करें, आज अता ताड़र साहब ने भी नेशनल असम्बली में खड़े होकर जो तकरीर की है, उसके बाद फिर इनसे लिंक्ड जो सहाफ़ी हजरात हैं, मिसाल के तौर पर मोना आलम साहिबा, और फिर बहुत सारे जो मैंने देखे थे कि ट्वीट्स भी सर्कुलेट कर रहे थे सोशल मीडिया के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, एक्स के ऊपर। प्रोपेगेंडा क्या बनाने की कोशिश की जा रही है, इमरान खान ने इसराइल के खिलाफ क्यों कुछ नहीं कहा।
मूना आलम का पीटीआई के रहनुमा से दबंग सवाल। उसके बाद अता तारड़ साहब, मैंने अभी तक सिर्फ इसका कैप्शन पढ़ा है। लेट्स वॉच दिस अ लिटिल बिट। मैं सारी आप लोगों के ऊपर उतना टॉर्चर नहीं करूंगा, थोड़ा सा सुनाऊंगा इसके बारे में क्या कह रहे हैं। अफसोस से यह कहना पड़ता है कि इनके चंद नादान दोस्त जो मुल्क से बाहर बैठकर प्रोपेगेंडा मशीनरी चलाते हैं और झूठे बयानात हमारे नाम से मंसूब करते हैं इजराइल को लेकर, उनको यह समझ नहीं आ रही कि हमारा कोई नुकसान नहीं होता, वो पाकिस्तान का नुकसान करते हैं। और इसी हाउस में आपका नुकसान पता है किस लिए नहीं होता? क्योंकि आप तबाह बर्बाद हो चुके हैं, आपका वोट बैंक सिफर हो चुका है। आप जो इस वक्त सरवाइव कर रहे हैं ना, वो तो सिर्फ आसिम मुनीर एक जनरल के बलबूते के ऊपर आप सरवाइव कर रहे हैं, वरना आपने क्या कुछ नहीं करके देख लिया। आपने सब जो हरबे थे आजमा सकते थे, आपने सारे आजमा के देख लिए। बुरी तरह आप हर तरफ फेल हुए हैं। अब इन्होंने कितनी कोशिश की है कि जी हम अपना इमेज बेहतर करें, सारा कुछ करें। अभी जो बाय इलेक्शन आए हैं उसमें फिर इनको मैसिव किस्म की धांधली करना पड़ेगी, कोई लोग इनको वोट नहीं दे रहे हैं और ये कह रहे हैं इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। बहरहाल एनीवेज, थोड़ी सी बात कुछ किसी और तरफ चल जाएगी। लेट्स लिसन टू हिम। बैठे इनकी अपनी एक मेंबर अस्मा हदीद ने जब इजराइल के हक में तकरीर की थी, उसके क्लिप्स आज भी मौजूद हैं, वो मेंबर भी आज जिंदा हैं। इनकी तरफ से ना कोई बयान आया, ना उसकी मजम्मत की गई, ना पार्टी ने उस अब देखें, ये कहते हैं कि इनकी तरफ से कोई बयान नहीं आया। यानी कि आप मुझे बताएं, पूरा पाकिस्तान देख रहा है ना इस चीज़ को, कि पाकिस्तान में इसराइल के खिलाफ एहतजाज नहीं करने दिया जाता है। इसराइल के खिलाफ एहतजाज आप करेंगे तो बात कत्लो गारत तक आ जाती है। आपको पता है ना, जमात इस्लामी के 2 बंदों को कत्ल कर दिया था, गाड़ियां चढ़ा दी थी उनके ऊपर डी चौक के अंदर, डराने के लिए कि तुम अगर इसराइल के खिलाफ कुछ बात करोगे तुम्हें कत्ल कर दिया जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद फिर बात को आगे लेके चलते हैं। मैं आपको ये इसकी अता तारड़ की सारी स्पीच नहीं सुनाऊंगा, बेफिक्र रहें आप। उसके बाद जो है यानी कि जब आप इस तरह की बात करते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, तो सब कुछ पड़ा हुआ है ना। आप नवाज शरीफ की मुझे कोई ट्वीट दिखा दें, शहबाज शरीफ की कोई ट्वीट दिखा दें, आसिम मुनीर की कोई स्टेटमेंट दिखा दें, नून लीग के किसी बंदे की कोई स्टेटमेंट दिखा दें, पीपल्स पार्टी के किसी बंदे की स्टेटमेंट दिखा दें जो कि इसराइल के खिलाफ की गई हो, लेकिन आप इमरान खान के अकाउंट के ऊपर जाएं, आप इस स्क्रीनशॉट के ऊपर ना चाहे बिलीव करें, आप इमरान खान लिखें और इसराइल लिख दें। आप इमरान खान के, आपको पता है ना कि सर्च किस तरह करते हैं, ट्विटर के ऊपर जाके उनके प्रोफाइल के ऊपर जाकर वहां पर इसराइल लिख दें एडवांस सर्च के अंदर जाके। ठीक है, तो इसराइल से रिलेटेड जितनी भी ट्वीट्स है ना, वो आपको सारी नजर आ जाएंगी। ठीक है जी। अनगिनत ट्वीट्स की हुई है इमरान खान ने इसराइल के खिलाफ और फलस्तीनियों के हक के लिए। आपको शहबाज इनके किसी भी अकाउंट के ऊपर ये चीज़ें नज़र नहीं आएंगी। उसके बाद एक ये क्लिप जो है ये कल से सर्कुलेट कर रहा है झगड़ा साहब का। लेट्स वॉच दिस टुगेदर। एक इमरान खान का ट्वीट नेतन्याहू के खिलाफ दिखा दें, तौर पर आप बता दें, नेतन्याहू का जिक्र नहीं पर आप बता दें इस पूरे के अंदर जो मैंने आपको कहा ना कि एक ऑर्गेनाइज्ड प्रोपेगेंडा हो रहा है, वो नेशनल असेंबली में भी बात हो रही है। उसके बाद प्रो मुस्लिम लीग के जो जर्नलिस्ट हैं, एंकर्स हैं, वो भी इसके ऊपर बात कर रहे हैं। यानी कि ऑर्गेनाइज तरीके से जो है ना लोगों को उल्लू बनाने की कोशिश की जा रही है कि ये इमरान खान एक्चुअली इसराइल के साथ है। लेकिन अगेन लोगों को ये अंडर एस्टिमेट करते हैं। ये 2 अगस्त 2024 पिछले साल की। आई स्ट्रांगली कंडेम द असैसिनेशन ऑफ इस्माइल हानिया इन ईरान एंड द बॉम्ब बेरूत बाय द गवर्नमेंट ऑफ द वॉर क्रिमिनल नेतन्याहू। आपको एक ट्वीट निकाल कर लिया है उनका होमे। ठीक है जी। वॉर क्रिमिनल नेतन्याहू को जेल से बैठकर इमरान खान ने वॉर क्रिमिनल कहा है। अब ये बंदा आगे से क्या कह रहा है? होम्योपैथिक। अब होम्योपैथिक ही दिखा दें आप अपने किसी वजीर की और अपने किसी लीडर की। होम्योपैथी साहब वो भी ईरान के हवाले से वॉर क्रिमिनल कहा है उन्होंने। देखिए मैं बात को हर बंदा, इन्होंने अपनी बात कर दी, ये व्यूअर ने जज करना है कि मैं सही कह रहा हूं गलत ये कह रहा हूं। बानी तहरीक इंसाफ ने हमेशा इस्राएली लॉबी के हवाले से या स्टेटमेंट इस तरह का कोई होम्योपैथी दी है या बिल्कुल बात ही नहीं की। पहले आपने कहा कि जी इमरान खान कभी एक ट्वीट दिखा दे, वो मैंने एक सर्च कर दिया, वो 2 सेकंड में निकल गया, मैंने आपको जो है वो दिखा दिया। जेल से उन्होंने एक नहीं 2 बार किया है। फिर जैसे आपने कहा, मैंने यही देखा कि नवाज शरीफ ने भी किया होगा ना, तो जैसे आपने कहा वो तो आता है नो रिजल्ट्स फॉर नवाज शरीफ, कभी उसने नेतन्याहू का नाम ही नहीं लिया।
फिर मैंने देखा शहबाज शरीफ ने कहा होगा, वो तो ट्विटर बड़ा इस्तेमाल करता है, नो Right. रिजल्ट। एक ठीक है जी। उसके बाद फिर आगे जो हैं कुछ क्लिप सर्कुलेट कर रहे हैं, वो मैंने निकाल कर रखे हैं आपके लिए। लेट्स वॉच दीज टुगेदर एज वेल। इमरान खान साहब पर खास तौर पे मार्च 2019 के बाद से इमरान खान साहब पर शदीद दबाव था कि वो इजराइल को तस्लीम करें। इस सिलसिले में इमरान खान साहब पर दबाव के अलावा उनको लालच भी दिया गया, लेकिन इस मामले पे वो एक सीसा पलाई हुई दीवार की तरह खड़े रहे और अभी तक वो इस मामले पर झुकने के लिए, कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। और मैं ये समझता हूं कि आने वाले वक्त में आपको पता चलेगा कि पिछले 2 साल में इमरान खान पर कितना दबाव डाला गया, लेकिन इमरान खान ने इजराइल के मामले पर कोई मौक़िफ़ जो है उस पर नहीं की और ये उनका बहुत बड़ा क्रेडिट है। अब आपको पता है कि 2019 जिस वक्त की हामिद मीर साहब बात कर रहे हैं, ये वो वक्त था जब ये जो मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं ना, इजिप्ट हो गया, कतर हो गया, यूएई हो गया, इन सब ने इसराइल को एक्सेप्ट कर लिया था। ये उस वक्त की बात थी। इनका प्लान क्या था कि इन सारे मिडल ईस्टर्न कंट्रीज से और जो बाकी बकिया जो मुस्लिम कंट्रीज है उन सब से इसराइल को एक्सेप्ट करवाते हैं, फिर सऊदी अरब से जो है हम इसराइल को एक्सेप्ट करवाएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली सऊदीया जो है वो उम्मत मुस्लिमा का लीडर जो है वो पहले नहीं कर सकते थे, उनके ऊपर बहुत प्रेशर है उम्मत मुस्लिमा का, राइट। तो उन्होंने कहा कि पहले आप इन सब से करवाएं, फिर हम आगे लेके चलेंगे। लेकिन फिर आपको पता है कि क्या हुआ है, वो जो गज़ा हमास की और फिर उनकी इसराइलियों की लड़ाई शुरू हो गई है, और फिर जो कत्लो गारत किया है उन्होंने, उसके बाद सऊदी अरब के पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा था। रोजनामा जंग 19 नवंबर 1999 रोजनामा जंग 19 नवंबर 1999 को शाया होने वाली रिपोर्ट के मुताबिक साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने अपनी पहली वज़ारत-ए-उज़्मा के दौर में इसराइल से 1 अरब रुपए मालियत की टेक्सटाइल मशीनरी खरीदी थी। जनाब, किस कानून के तहत इजाजत थी? क्या ताल्लुकात थे पाकिस्तान के इसराइल से? जवाब दें, ये किताब कह रही है पहली वज़ारत-ए-उज़्मा के दौर में इसराइल से 1 अरब रुपए मालियत की टेक्सटाइल मशीनरी खरीदी थी, जो अब पाकिस्तान में इनके कारखानों में नस्ब है। नवाज शरीफ खानदान के इसराइली हुकूमत के साथ खुफिया ताल्लुकात गुज़श्ता 10 साल से मौजूद है। ये मैंने हाईलाइट किया, जरा करीब कर रहा हूं ताकि आप ये ना समझें कि अपनी तरफ से कुछ कह रहा हूं। किताब कह रही है नवाज शरीफ खानदान के इसराइली हुकूमत के साथ खुफिया ताल्लुकात गुज़श्ता 10 साल से मौजूद है। नई दिल्ली में मुतय्यन इसराइल के सफीर ब्राहम यहूदा ने इंकशाफ किया कि नवाज शरीफ के, रिपीट कर रहा हूं, मैं नहीं कह रहा, किताब कह रही है, किताब जंग अखबार का रेफरेंस दे रही है, मैं नहीं कह रहा। नवाज शरीफ के नई दिल्ली में मुतय्यन इसराइल के सफीर ब्राहम यहूदा ने इंकशाफ किया कि नवाज शरीफ के छोटे भाई शहबाज शरीफ ने 1993 में कम से कम 4 मरतबा इसराइल का जाली दस्तावेजात के जरिए खुफिया दौरा किया। और ले जी, ये इनकी सूरत हाल है। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, चलें, ये नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की तो इनकी तो हैसियत ही ख़त्म हो गई पाकिस्तानी पॉलिटिक्स से। असल बात ये है कि जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं वहाँ पर, या तो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब इन्होंने डिवीज़न की है ब्रिटिश ने और ये अमेरिकन ने मिल के, उस वक्त इन्होंने जो है ना सारे मुसलमान मुल्कों को डिवाइड किया है, तोड़ा है, इनको वीक किया है, और फिर अपने अपने जो है ना पपेट्स उन्होंने उधर बिठा दिए हैं। न्यू कलोनियलिज्म जिसको हम कहते हैं कि जी कलोनियलिज्म की नई शक्ल है ये, कि जी अब हमने जो है ना खुद नहीं वहाँ पर करना। हम जब खुद करते हैं, देखें ना, जब ब्रिटिश जब हमारे ऊपर रूल कर रहे थे तो उन्हें सब कुछ करना पड़ता था, उन्हें रेलवे भी बनानी पड़ती थी, उन्हें सब कुछ करना पड़ता था। और अभी तक देख लें पाकिस्तान में जो रेलवे स्टेशन बने हुए वो ब्रिटिश के ही बनाए हुए हैं। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने करप्ट रूलर्स को हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया है, जिसकी वजह से हम अगर पहले गुलामी में ज़िंदगी गुजार रहे थे ना, अब हम उससे भी बड़ी गुलामी के अंदर चले गए हैं। क्योंकि अब वो अपना एक पपेट बिठाते हैं जो कि डंडे के जोर के ऊपर हमारे ऊपर जुल्म करके जो है ना अपना जो उनके अपने जो मास्टर्स हैं उनका हुक्म हमारे ऊपर मुसल्लत करता है। मास्टरों को क्या फ़ायदा है, उन्हें अब वहाँ यहाँ पे कुछ भी नहीं करना पड़ता है, वहाँ यहाँ पे उन्हें 1 रुपये भी नहीं खर्च करना पड़ता है। पहले वो शायद बिलियंस ऑफ डॉलर्स यहाँ पर खर्च कर रहे हो जब वो खुद यहाँ पे हुकूमत करते थे। अब वो कहते हैं कि यार इसको 1-2 बिलियन डॉलर खिला दो जो ऊपर बैठा हुआ है ना, बाकी खैर है, ये बाकी जो कीड़े मकोड़े जो हैं नीचे मरते रहें। तो अब आप देख लें, हर मिडल ईस्टर्न कंट्री के अंदर जो है वो बादशाहत है। बादशाह को सिर्फ अपनी फिक्र होती है, अपनी फैमिली, मेरी फैमिली जो है वो प्रॉस्परस रहे, बाकी लोग जाएं भाड़ के अंदर। यही अब हमारी सूरत हाल है। अच्छा जी, उसके बाद मैंने आपको कहा था कि वो जो परेड की है अमेरिका में, मुझे नहीं लग रहा कि वो, मुझे समझ नहीं है अभी तक कि ये इन्होंने क्या मजाक किया है या क्या किया है लोगों के साथ। मैं आपके सामने जो है ना पहले प्ले करता हूँ अमेरिका में जो परेड हुई है, उसके बाद फिर मैं आपको दिखाता हूँ जो चाइनीज परेड होती है।
ठीक है जी, ये आपकी अमेरिकन परेड होगी। इसी किस्म के आपको वहाँ पर जो है ना मनाजर नज़र आए हैं। एक बंदा जो है वो ड्रोन इतना फनी था वो क्लिप, एक बंदा जो है ड्रोन पकड़ के, लेट मी जस्ट फाइंड दिस फॉर यू, एक सेकंड मुझे दीजिएगा। ये लें जी, ये देखिए, ये परेड का एक हिस्सा था जिसमें आप देख सकते हैं कि एक फौजी जो है वो ड्रोन पकड़ के इस तरह चल रहा है। ठीक है जी, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जो चाइनीज़ परेड थी वो उनकी किस तरह की होती है। ठीक है जी, ये आपने देख ली। मैं थोड़ा सा आपको कंपैरिजन दिखाना चाह रहा था, तो मुझे नहीं पता कि ऑब्वियसली ट्रंप का जो प्लान तो यही था कि जिस तरीके से होता है ना कि वो जो एक डिक्टेटर खड़ा हुआ होता है और जी उसके बाद फौजी उसको सलूट करते हुए जा रहे होते हैं, परेड हो रही होती है और इस तरह का उसका प्लान तो यही था लेकिन आगे से उसको फिर ये चीज़ें मिली हैं देखने के लिए। अच्छा जी, उसके बाद ख्वाजा आसिफ साहब का ये बयान जो है ना आज सोशल मीडिया के ऊपर बड़ा सर्कुलेट करता रहा है। मैंने देखा इसके ऊपर हज़ारों के हिसाब से कमेंट्स आए हुए थे हमारे। अगर आप siyaset.pk का फेसबुक जाकर देखें तो आपको आप पढ़ भी सकते हैं कि क्या लोगों ने कमेंट्स किए हुए थे। तो मुझे नहीं पता कि ये ऑब्वियसली मैसेज तो उनका डायरेक्टली पीटीआई के सपोर्टर्स की तरफ था और ये क्या बात करने की कोशिश कर रहे थे। सुनिए कि क्या कहते हैं। किसी इंसान की बका नहीं, 70 साल की उम्र को पहुंचने वालों की रुखसती ज़्यादा दूर नहीं होती। नई की आदत पैदा करें ताकि आपकी पार्टी जिंदा रहे। यह पीरी फकीरी नहीं है कि आपने कल गद्दी नशीन बन जाना है। तो अब ख्वाजा आसिफ साहब क्या इनका किस तरफ इशारा है, क्योंकि ऑब्वियसली खान साहब के जो बच्चों का इंटरव्यू आया था पिछले महीने और फिर उनकी जो बहन है वो भी रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर ये बात कर रही होती हैं कि उनकी ज़िंदगी को ख़तरा है, ख़ान साहब की ज़िंदगी को ख़तरा है। क्योंकि इन्होंने तो सारी कोशिशें करके देख ली ना कि ख़ान साहब किसी तरीके से अपने बयानी से पीछे हट जाए और इनको कबूल कर ले, इनकी हुकूमत को कबूल कर ले, लेकिन ख़ान साहब किसी भी सूरत में। तो ये क्या पीटीआई के सपोर्टर्स का या पाकिस्तानियों का, क्योंकि अब तो मेजॉरिटी पाकिस्तानी जो है पीटीआई को सपोर्ट करते हैं, क्या उनके दिमाग में ये बात डाली जा रही है उनको या मैसेजिंग की जा रही है? उसके बाद अंसार अब्बासी साहब का आपको पता है ना कि वो सोशल मीडिया के ऊपर जो है ना अक्सर आयतें और दरूद और इस तरह की चीज़ें बड़ी लिखते होते हैं ठीक है। और दूसरी जानिब आपको पता है कि वो उनका जो मेन मकसद और मेन काम है एज अ जर्नलिस्ट वो ये है कि उन्होंने हर सूरत में ये जो एक ज़बरदस्ती डिक्टेटर हमारे मुल्क के ऊपर काबिज़ है उसको डिफ़ेंड करना है। वो चाहे जो मर्ज़ी बुरे काम कर रहा हो उसको डिफ़ेंड करना है। वो चाहे पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर दे, पाकिस्तान के आइन और कानून को ख़त्म कर दे। तकरीबन ख़त्म ही हो गया ना, क्योंकि अब तो वो कर्नल बैठे हुए होते हैं उनके जगह जगह के ऊपर, वो ऑर्डर लगाते हैं। ना अदालत की कोई बात सुनी जाती है, ना कोई जजेस की बात सुनी जाती है, ना कोई आइन को देखा जाता है। वो एक कर्नल बैठा हुआ होता है क्योंकि उसको ऊपर से आसिम मुनीर का आशीर्वाद है, उसके ऑर्डर्स को मुसल्लत किया जाता है। लेकिन ये हर वक्त कुरानी और इनको फहाशी से वो लड़की ने एड जो टीवी के ऊपर जो ऐड चल रही है ना उसके ऊपर लड़की ने कपड़े जो है ना उसकी स्लीव्स नज़र आ गई हैं। उफ अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, हमारा माशरा कहाँ जा रहा है? इस तरह की बातें कर रहे होते हैं। ठीक है, ये मैं आपके सामने इनका क्विकली जो है ना ये इस हवाले से एक क्लिप चलाऊंगा, फिर उसके बाद जो है ना इनके हवाले से थोड़ी सी बात करेंगे। कुछ ऐसी कैटेगरीज हैं जो कि फहाशी और उरियानियत के कैटेगरी में आती हैं, जो कि बहुत ही बड़ी खराबी की बात है और जिसके ऊपर मैं बारहा आवाज़ उठाता रहता हूं। और ये सब हम पूरे माशरे की, मेरी आप सबकी जिम्मेदारी है। आप बेशक किसी भी प्रोफेशन के होंगे, जो बेहुदा इश्तिहारात या जिस किस्म की भी बेहुदगी मीडिया में अगर आती है तो बेशक वो ड्रामे की सूरत में हो, इश्तिहारात की, एंटरटेनमेंट न्यूज़ के हवाले से, तो उसके ऊपर सबको हम सब आवाज़ नहीं उठाएंगे तो हमारे पूरा माशरा हमारा ख़राब होता जाएगा और हमारी अपनी जो वैल्यूज़ हैं और हमारी जो दीनी और हमारी माशरती जो अक़दार हैं वो बैडली हर्ट होंगी। सो उस लिहाज से जब ये क्वेश्चन खैर मुझसे पूछा गया तो अब ज़रा
आपने नोट किया है कि इस किस्म के घटिया और 2 नंबर लोग जो है ना, अवाम के दिमागों को किस तरह इस्लाम को इस्तेमाल करके मैनिपुलेट करते हैं। यानी कि कोई एक ऐसा गंदा काम नहीं है जो कि इस शख्स ने ना छोड़ा हो, लेकिन इसको सिर्फ फिक्र किस चीज की है कि यार वो एड के अंदर जो है वो कपड़े ठीक नहीं पहने हुए थे लड़की ने, और यानी और फहाशी फैल रही है मुल्क। यानी कि अब आप देखें ना कि आम गरीब की क्या सूरत हाल है, पिस गया। हमारी हमारी कोई 16% आबादी ऐसी है जो कि 2 वक्त का खाना तो छोड़ें, उनके पास पीने का साफ पानी और छत नहीं है रहने के लिए। तकरीबन पौने पौने 4 करोड़ लोग ऐसे हैं पाकिस्तान के अंदर, और ये अभी हुआ है पिछले 3 सालों के अंदर, जो कि एक्सट्रीमली एक इतना मैसिव डिप आया पॉवर्टी के अंदर पाकिस्तान की। इनके हवाले से जो है ना, ये असद तूर साहब की स्टेटमेंट मुझे बड़ी ज़बरदस्त लगी, मैं आपके सामने रखता हूँ। कहते हैं जब आप दाढ़ी रख कर अल्लाह के बजाय ज़मीनी खुदाओं को सजदा रेज हो तो फिर ट्विटर पर दिखावे के लिए कुरानी आयात ट्वीट करते हैं, लेकिन अखबारात में दुनियावी खुदाओं के अहकामात की तामील करते हैं। नाउजुबिल्ला, इन्हें लगता है कि यही दुनिया जन्नत है, इसके अलावा कोई जन्नत नहीं है। इन्होंने सम अप कर दिया है असद तूर साहब ने ना ये अंसार अब्बासी को। देखें ना, देखें अंसार अब्बासी कहते हैं ना कि अगर मैं ठीक हूं, यानी कि अगर वो हमें अभी तक उसकी कोई लॉजिकल रीजनिंग नहीं नजर आई है, हमें कोई लॉजिकल रीजनिंग भी नहीं बताते हैं, बस ये कहते हैं कि जो है ना आसिम मुनीर जो है ना वो उसका दर्जा जो है ना सबसे ऊपर है, यही, इसके अलावा और कोई कभी भी इन्होंने कोई लॉजिकल रीजनिंग नहीं बताई ना। या तो ये कहें कि यार इमरान खान ना इस वजह से गलत है, अगर ये पाकिस्तान के ऊपर आ गया जिसको मेजॉरिटी अवाम जो है सपोर्ट करती है, मेजॉरिटी अवाम के जो है ना दिमाग ठीक नहीं काम करते हैं, कोई रीजनिंग दे दें, हमें रीजनिंग कोई भी नहीं देनी है। लोगों को इस्लाम को इस्तेमाल करके ना मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं ये। उसके बाद आपको ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग इमेज है, siyaset.pk के एडिटर ने बनाया था, तो मुझे ना बड़ा ज़बरदस्त लगा ये देखने में। देखिए मरीम नवाज़ और नवाज़ शरीफ जो है ना, वो उनकी जो पॉलिटिक्स है ना इस वक्त, वो ये है कि हमने जो है ना नवाज़ शरीफ और ये मरीम नवाज़ का इतना नाम लेना है, क्योंकि आप कहीं पे भी जाएं, गंद वाला जो ट्रक उठाने आता है ना, उसके ऊपर भी मरीम नवाज की तस्वीर है, इवन दो कि उसके ऊपर गंद लगा हुआ होता है सारी जगह पे, लेकिन मरीम नवाज की तस्वीर उसके ऊपर भी नजर आ रही होती है। ठीक है जी, अब ये इनकी पॉलिटिक्स यही है कि हमने इस तरीके से, ये कौन करता है इस तरह की चीजें, मुझे बताएं दुनिया की फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज में कहां पे इस तरह की पॉलिटिक्स होती है। अब ये देखें कि जो बजट का जो मेजॉरिटी पैसे हैं वो कहां पे जा रहे हैं। नवाज शरीफ मेडिकल डिस्ट्रिक्ट लाहौर के क्याम के लिए 6 अरब 18 करोड़ मुख्तस कर दिए गए हैं। आप नाम इनके चेक करें, जो भी प्रोजेक्ट बना रहे हैं ना, जैसे ये ओन करते हैं हमारे कंट्री को। नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर 12 अरब रुपए मुख्तस कर दिए गए। नवाज शरीफ हॉकी ग्राउंड 5 करोड़ मुख्तस कर दिए गए। नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी 2 अरब 56 करोड़ मुख्तस कर दिए गए। मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक 8 अरब 68 करोड़। भाई मरियम नवाज का किस लिए नाम रखा है जी हेल्थ क्लिनिक का? यानी कि आप इस तरह के जब नाम देते हैं तो किसी अजीम बंदे का या किसी ऐसे पाकिस्तानी का नाम देते हैं जिसने कोई चीज अचीव की हुई हो, पाकिस्तान के लिए कोई कुर्बानियां दी हुई हो। मरियम नवाज ने क्या कौन सी कुर्बानी दी हुई है कि अपने नाम से ये इन्होंने चीजें खोलना स्टार्ट कर दी हैं? और पैसे किसके हैं? ये सारे हमारे पैसे हैं, हुकूमत अवाम के पैसे हैं, अवाम के टैक्सों के पैसे हैं, अपने ऊपर लगा रहे हैं अपनी तशहीर के लिए। मरियम नवाज कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज प्रोग्राम 2 अरब रुपए उसके लिए मुख्तस कर दिए माशाल्लाह से। अच्छा जी, मैंने एक चीज़ जो है ना ऑब्ज़र्व की, बहुत सारे लोग शायद इसको ना देखते हो। अब आपको पता है कि पाकिस्तान में क्या वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है, सारा कुछ हुआ है, सब कुछ नज़र आ रहा है लोगों को, लेकिन जो शहबाज शरीफ है, जो कि जिसको ऑब्वियसली हमारे ऊपर मुसल्लत किया हुआ है आर्मी चीफ साहब ने, तो उसको क्या फ़िक्र है? उसको अपने इमेज की कोई फ़िक्र नहीं है, मैंने नोट किया है। उसको किस चीज़ की फ़िक्र है जी? मैंने कपड़े कौन से स्टाइल के पहने हुए हैं। अब आप अंदाज़ा करें कि ये हर दूसरे दिन जो है ना चले जाते हैं दौरे के ऊपर, पता नहीं क्या करने जाते हैं, क्योंकि आप मेजॉरिटी आप इनका टाइम देख लेना, जब से ये वज़ीर आज़म बने ज़बरदस्ती हमारे ऊपर, उस वक्त से लेकर अब तक जो है ना ये मेजॉरिटी टाइम पाकिस्तान से बाहर ही रहते हैं। ठीक है, और मेजॉरिटी टाइम बाहर किस लिए जाते हैं? कहते हैं मैं पैसे इकट्ठे करने जाता हूँ, लोगों को कहता हूँ देखो पॉवर्टी कितनी है, कितने गरीब हैं हम लोग। ठीक है, लेकिन आप स्टाइलिश होने का इनका अंदाजा करें। अपने उधर से प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से हेलीकॉप्टर पे बैठते हैं, हेलीकॉप्टर जहाज के सामने जाके उतरता है, कितना डिस्टेंस होगा? मीटर्स में होगा मैक्सिमम डिस्टेंस। आप देख सकते हैं, मैं आपके सामने भी क्लिप चलाता हूं।
और वो वहां से उतरते हैं बड़े स्टाइल से, जो है वो एक उनकी लाइन बनाते हैं, इस साइड के ऊपर इसाकडार खड़ा होगा, इस साइड के ऊपर ये होगा, और फिर उसके बाद वो टोपी पहनते हैं, ऐनक लगाते हैं। ये नहीं है 500 मीटर का डिस्टेंस तय करना है, ये इनफ नहीं है, उसके बाद फिर छतरी भी खोलते हैं। बाकी जो इर्द गिर्द लोग हैं उनको नहीं धूप लगती। यानी कि ये क्या किस लिए करते हैं, ये स्टाइल मारने के लिए, क्योंकि फिर इनकी ये तस्वीरें खिंचती हैं, वीडियोस बनती है, और फिर उसको सारे सोशल मीडिया के ऊपर रिलीज किया जाता है। लेट मी प्ले दिस फॉर यू। अच्छा जी, ये देखिएगा, देखिए ये अब अपने, ये आपको पीछे इनका हेलीकॉप्टर नज़र आ रही है, हेलीकॉप्टर से निकलें, वहाँ से निकलें, और फिर आगे आगे कैमरा मैन है, वो इनकी तस्वीरें बना रहा है और सारा कुछ कर रहा है, और इन्होंने छतरी पहनी भी है। और ये इस तरीके से थोड़ा सा डिस्टेंस होता है, ये अपनी पूरा फोटो सेशन होता है इनका। मुझे नहीं समझ आ रही है कि ये किसको इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं इस तरह की हरकतें करके, ठीक है ना। यानी कि यार, आपकी अगर कौम इतनी, आप किसी के लीडर आप बन ही गए हैं, आपकी कौम इतना सफ़र कर रही है, तो आप कुछ सादगी दिखाएं, सिंप्लिसिटी दिखाएं। ये किसको दिखाने की, क्या आप लोगों को इंप्रेस करेंगे कि तुम देखो, तुम भूखे मर रहे हो, तुम्हारे सरों के ऊपर पीने का पानी नहीं है, सरों पे छत नहीं है, लेकिन मैं देखो जेम्स बॉन्ड की तरह जो है, मैं निकलता हूं अपने हेलीकॉप्टर से, मेरी तस्वीरें खींचती हैं, और मैं बड़े स्टाइल से वॉक करता हूं, इर्द गिर्द जो है प्रॉपर तरीके से हर चीज़ कोरियोग्राफ होती है। और ये देखो, ये इनकी, मुझे शायद मे बी ये इनके दिमागों में इनकी जो पुरानी ख्वाहिशात हों, मे बी शायद इन्होंने ये चीज़ें, क्योंकि मूवीज़ में नज़र आती है ना इस तरह की चीज़ें ज़्यादातर, कि जी आप बड़े स्टाइल से चल के जा रहे हैं और ये सारा कुछ हो रहा है। मुझे ऐसा फील होता है कि मरीम नवाज़ को भी देखा नहीं आपने, वो किस तरह पुलिस का यूनिफॉर्म पहन के टिकटॉक वीडियोस बनाती हैं, सारा कुछ करती हैं। मुझे लग रहा है इनको जो है ना एहसास कमतरी है, वैसे इनकी औकात है भी इतनी ही है। हालात चेक करें जरा हमारे पाकिस्तानी अवाम के। ये गूगल ट्रेंड्स है, इससे पता चलता है कि भाई अवाम क्या सर्च कर रही है। पाकिस्तानी कल्चर में देखते हैं जी अवाम को क्या पसंद है। वाइफ स्वैपिंग कल्चर इन पाकिस्तान आर्मी, क्या बात है जी, क्या शौक है हमारी अवाम के। माड़ा क्या सर्च कर रहे हो यार, तुम्हारा क्या शौक है यार। मुझे आर्मी वाली हैस पसंद है यार, कश्मीर ने आर्मी की टोंडर पसंद है। दिस इज व्हाट वी हैव अचीव्ड, द अल्टीमेट फेटिश।